हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम फैक्ट की बात करेंगे। तो ये आपको आज का न्यूज़ है कि सरकार ने एलिफेंट के रिपोर्ट को, एलिफेंट रिपोर्ट जो किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है। एक रिपोर्ट जारी हुआ था 2024 के शुरू में, जिसको फिर वापस ले लिया गया। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था, इस रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स है उसमें दिखाया गया था कि जो हाथियों की जो संख्या है वो कम हो गई है 2022-23 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल ईस्टर्न में 2012 में जो था 3900 थे हाथी। फिर 2017 में 2012 में जो थे 2900 थे। 2017 में जो है 3168 थे। और ये 2022-23 का जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, इसमें आपको 1864 यानी कि 41% कम है। फिर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो 17%, यानी कि जहाँ 14,000 थे वो 11,961 पे आ गए हैं। शिवालिक की बात की जाए तो 2000 से 2062, 2096 से 62, 1.6% की कमी आई है। फिर इंडिया एक्सपेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ये 15,800 जो कि 19,000 थे, तो 19% की गिरावट आई है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रत्येक 5 वर्ष में जारी किया जाता है। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में इस रिपोर्ट को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि भारत सरकार के वन मंत्रालय के अधीन ऑटोनोमस बॉडी है। और ये रिपोर्ट जो है आपको देहरादून में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, यानी कि इसका जो ऑफिस है वो देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो देहरादून में है। ठीक है, तो ये थी खबर। तो अभी इसमें क्या है कि रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि सरकार ने कहा, सरकार के रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार अभी रिपोर्ट जो है वो मार्च 2025 में जो है, जून 2025 में आने की, अगली रिपोर्ट आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में खबरों में 5 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है हेरिटेज। सबसे पहला जो है वो आपको है मोडम अहोम रॉयल बुरियल ग्राउंड, जो कि असम में है। और इसको जो है 26 जुलाई 2024 को इसकी स्वीकृति मिली थी यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर सूची को मान्यता देता है। तो 26 जुलाई 2024 को असम के द अहोम रॉयल बुरियल ग्राउंड को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 18 सितंबर 2023 को कर्नाटका में स्थित इन सिंबल ऑफ द होयसल एम्पायर का इन सिंबल जो है उसको शामिल किया गया था, यानी कि 2023 में सितंबर 18 2023 इसी दिन को आपको वेस्ट बंगाल को के शांति निकेतन को भी शामिल किया गया था। फिर उसके बाद से रमप्पा टेम्पल की बात की जाए तो ये तेलंगाना में है। और ये आपको 2021 में इसको शामिल किया गया था 25 जुलाई 2021 को। फिर गुजरात के धौलावीरा को, जो कि हड़प्पा साइट्स है, उसको 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था गुजरात का। तो ये रिसेंटली 5 जो हैं वो शामिल किया गया है। और सबसे इस साल जो है वो शामिल किया गया है असम का अहोम रॉयल बुरियल ग्राउंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आप बात करें टोटल यूनेस्को साइट्स की, तो भारत में जो टोटल यूनेस्को साइट्स हैं वो 43 हैं। ठीक है, 43 हैं। अब बात करते हैं जीरो पोवर्टी कैंपेन की बात करते हैं। तो जीरो पोवर्टी कैंपेन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाएगा। और ये है इसका इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 2001 साल के अंदर, अगले 1 साल के अंदर
किसी भी तरह का जो गरीबी है, किसी भी तरह की जो गरीबी है उसको कम किया जाए। इसके तहत एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इस मास्टर प्लान के तहत प्रत्येक गांव से 25 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको बेसिक उसमें जो उनको आइडेंटिफाई करने की जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपको कि उनके पास जो है भूमिहीन हो, वो उनके पास कोई घर नहीं, पक्का घर नहीं हो। उसके अलावा भी और सारे क्राइटेरिया हैं। तो मेजर क्राइटेरिया जो है कि वो भूमिहीन हो, उनके पास पक्का मकान नहीं हो, तो उनको जो है सरकार बेसिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, आवास, ये इन सारी सुविधाओं से उनको लैस करेगी, उनको जीविकापार्जन के लिए संसाधन मुहैया कराएगी। तो ये आपको जीरो पॉवर्टी कैंपेन जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी ग्राम जीवन पद यात्रा के बारे में। तो ये आपको जो गुजरात के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, उनके द्वारा गांधी ग्राम जीवन पदयात्रा शुरू की गई है और ये आपको 155 वर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं एडमिरल सरीन सरीन के बारे में। तो ये जो है चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो याद रखिएगा, चिकित्सा सेवा के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो सरीन है। इसके बाद हम बात करते हैं सलीमा इम्तियाज के बारे में। सलीमा इम्तियाज जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन गई हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी की पैनल में इनको शामिल किया गया है। तो इनका नाम है सलीमा इम्तियाज। उसके बाद अगली खबर जो है वो मिथुन चक्रवर्ती के बारे में है। इनको जो है 2024 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, यानी कि इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 से नवाजा जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तो ये आपको रवांडा हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तो रवांडा हो जाएगा। रवांडा जो है, हाल ही में क्या हुआ है कि से रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। और मारबर्ग वायरस की बात की जाए तो यह एक दुर्लभ बीमारी है जो कि गंभीर रक्तस्रावी बुखार है और मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। जो मारबर्ग वायरस के कारण ये फैलता है। इबोला वायरस की तरह ही ये मारबर्ग वायरस भी होता है और दोनों जो है फिलोवेरिडे परिवार के हैं। फिलोवीरिडे परिवार से आते हैं, यानी कि मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस दोनों जो हैं वो फिलोविरिडे परिवार से आते हैं। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग में हुई थी, जो बंदरों में पाया गया था। अफ्रीकी फल चमगादड़ इसका जलाशय मेजबान है। शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क में आने से ये फैलता है। तो ये मार्बर्ग वायरस के बारे में जो कि रवांडा में फैला है। ठीक है, रवांडा में हाल ही में फैला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? कैनरी आइलैंड आर्कियोपेलागो रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशिन? तो अटलांटिक महासागर में ये आपको पाया गया है, अटलांटिक महासागर में। स्पेन के कैनबरी द्वीप के पास नाव पलट गया था जिसमें 48 प्रवासी जो थे वो लापता हो गए थे। कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जो मुख्य रूप से स्पेन से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण और मोरक्को से 115 किलोमीटर पश्चिम है। वे दो स्पेनिश प्रांतों से मिलकर बना है। पहला है लॉस पाल्मोस और सांता क्रूज डे टेनेरिफ। लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से बने इस द्वीप में ज्वालामुखी मिट्टी समृद्ध है, यानी कि ये ज्वालामुखी से बन रहा है। कैनरी द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है और इसमें इस द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि, टेक्टोनिक आंदोलन
और तलछट संचय द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये थी आपको कैंडी द्वीप के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है। विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड द इंडियाज बीट फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपको हो जाएगा भूटान, हो जाएगा भूटान। भूटान ने जो है भारत की सदस्यता का स्वागत किया है। 79 सेशन में, यूएन जनरल असेंबली के 79 सेशन में भूटान के द्वारा, भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग टोब्गे, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो आपको परमानेंट सीट के लिए पूर्ण हकदार है और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना चाहिए और भारत को जो है परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप देने के लिए वकालत की गई है, यानी कि समर्थन किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एज पर द रिसेंट डाटा विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? इसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वो सबसे आगे है प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सौर योजना के तहत लगाए गए सौर पैनलों का दौरा किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली सौर योजना वित्तीय सब्सिडी और आसान किसान की स्थान स्थापना की पेशकश करके छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करती है। घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल जा सकती है। गुजरात में 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर ऊर्जा क्षमता में सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, यानी कि गुजरात में जो सौर ऊर्जा लगाया गया है जो छत पे, उससे आपको 4195 मेगावाट बिजली मिल रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2000 इसके आधे 2487 मेगावाट, और उसके बाद राजस्थान 1269 मेगावाट। तो ये आपका भारत की कुल स्थापित छत पर ऊर्जा क्षमता जो है वो 13,889 मेगावाट है, जिसमें से 4,195 मेगावाट के साथ गुजरात जो है पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे। तो पहले स्थान पे गुजरात हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपको हो जाएगा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपको राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा 1200 के साथ, और टोटल जो क्षमता है वो आपको हो जाएगा 13,889 मेगावाट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा पीची वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केरल में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? तो केरल के त्रिशूल जिले में पीची वन्यजीव अभयारण्य के पास आदिवासी बस्ती के पास हाल ही में एक मादा हाथी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। 1958 में पीची वन्यजीव अभयारण्य त्रिशूर में 125 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पीची और वजानी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। पल्लापिल्ली नीलियम पत्थी जंगलों का यह हिस्सा है। भूभाग की ऊंचाई 100 से 914 मीटर तक है, जिसमें पोनमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय वन, 50 से अधिक आर्किड प्रजातियां, दुर्लभ औषधीय पौधे और सागौन जैसे मूल्यवान पेड़ इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहा गया है कि 1868 में हीलियम का पहली बार पता कहाँ चला था? तो ये आपको हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी में पता चला था कि हीलियम भी कोई पदार्थ है। हीलियम जो है वो डिटेक्ट हुआ था 18
68 में सनलाइट ड्यूरिंग सोलर इलिप्स। फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर जूलिस जॉनसन और इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर नॉर्मन लॉकियर ने इसको पहचान किया था। न्यू स्पेक्ट्रल लाइन सन को उन्होंने देख के इसको इसको पहचान की थी और ये हीलियम के रूप में इसकी खोज की थी। तो क्या नाम है इनका? जूली जॉनसन और नॉर्मन लॉकी। ठीक है, तो याद रखिएगा। हेलियो इट वाज लेटर फाउंड इन ऑन अर्थ इन यूरेनियम ओरा कंफर्मिंग इट एग्जिस्टेंस बोथ इन स्पेस एंड अर्थ। तो बाद में इसको अर्थ के हेलियम और यूरेनियम ओरा में भी पाया गया और ये पता चला कि ये स्पेस और अर्थ दोनों जगह मौजूद है। हीलियम के बारे में बात कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि ग्रह संरक्षण के प्रति भारत के पालन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन को मंगल ग्रह के प्रदूषण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरा कहता है भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है लेकिन फिर भी यह संरक्षण उपायों को लागू करता है। तीसरा कहता है इसरो यह ग्रह संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है कि भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था यानी कि मंगलयान, वो डिजाइन किया गया था प्लेनेटरी प्रोटेक्शन, जो कि मार्स के लिए था। 3 जो है वो आपको सही है, इसरो के द्वारा कोलैबोरेट किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के साथ ताकि बेस्ट प्रैक्टिस को इन्हांस किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द आउटर स्पेस ट्रीटी। तो भारत जो है वो आउटर स्पेस ट्रीटी का सिग्नेटरी है और वो मैंडेटरी रूप से जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कॉलेजियम प्रणालियों में परामर्श प्रक्रिया की सामग्री न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है। दूसरा कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश करने में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की भूमिका होती है। तो बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों से बंधे होते हैं। तो ये आपको कितने सही हैं? तो इसमें आपको 2 सही हैं। तो 2 सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। 2 जो है वो सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है वो रोल प्ले करता है रिकमेंड करने में हाई कोर्ट के जजों को, पार्टिकुलरली व्हेन एलिवेशन ऑफ हाई कोर्ट जज टू द सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है क्योंकि कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसको जुडिशियल रिव्यू का कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें हस्तक्षेप होता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा जो है वो सही है। कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वाज laid down by the 9-judge bench of the Supreme Court in Supreme Court Advocates on Record Association vs Union of India, commonly known as the second judge case. The ruling made the recommendation of the Supreme Court. तो भारत सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से, जिसको कॉलेजियम के जो 9 जजों की पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, आपके द्वारा जो बिल लाया गया है वो संवैधानिक वैल्यू के खिलाफ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से की गई थी। कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतिस्पर्धा शुरू की है। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो है नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को ध्यान में रखकर की जाती है। तो ये आपको हो जाएगा, ये आपको इसमें से कितने सही हैं? तो ये आपको केवल 2 सही है।
एक जो है उसमें कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्पेशली सेकेंड जज केस 1993, तीन जो है वो सही है, दो जो है वो गलत है। कॉलेजियम सिस्टम डज नॉट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये आपको क्लोज कंसल्टेशन प्रोसेस है, याद रखिएगा, क्लोज कंसल्टेशन प्रोसेस है। तीसरा जो सही है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसिडर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम का पार्ट है। तो ये थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम मुख्य रूप से पृथ्वी पर तारों में परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर कहता है हीलियम पृथ्वी पर एक दुर्लभ गैस है और मुख्य रूप से यूरेनियम के रेडियोधर्मिता क्षय के माध्यम से उत्पन्न होती है। तीसरा कहता है हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक्स और एमआरआई स्कैनर में इसके कम क्वथनांक के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने सही हैं, कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, हीलियम इज रेयर ऑन अर्थ और प्राइमरली प्रोड्यूस थ्रू द रेडियोएक्टिव डीके एलिमेंट लाइक यूरेनियम से ये प्रोड्यूस होता है, यानी कि हीलियम। स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है, क्योंकि हीलियम जो है लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है और क्रायोजेनिक और एमआरआई स्कैनर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स प्रोड्यूस हीलियम इन स्पेस बट हीलियम फाउंड ऑन अर्थ इज मोस्टली प्रोड्यूस थ्रू द रेडियोएक्टिव डीके। यानी कि जो जो आपको हीलियम पाया जाता है स्टार्स में, वो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनता है, लेकिन जो पृथ्वी पे पाया जाता है वो रेडियो एक्टिव डीके के द्वारा बनता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।